अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला पीर के रोज़ शुरू होते ही हंगामे की नज़र हो गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफ़ी की मांग की। इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन के कायदीन अडानी मुद्दे पर वेल में आ गए और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे को देखते हुए दोनों ऐवानों को पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 2 बजे बाद भी हंगामा जारी रहा। इस पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई मंगल तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में हिंदुस्तान का अपमान यानी बेइज्जती की है। उन्होंने मांग की कि उनके बयानों को इस ऐवान के सभी अरकान को मजम्मत करनी चाहिए, उन्हें ऐवान के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। वहीं राज्यसभा में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क की बेइज्जती की है, वो ऐवान में आकर माफी मांगे। हुकूमत के एक और वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग कर दी। इधर अपोजिशन पार्टी ने भी जमकर इसका जवाब दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उस पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद जमहूरियत को कुचल रहे हैं और हर एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुल्क को एक तानाशाह की तरह चला रहे हैं और फिर ये लोग ही जमहूरियत और देशभक्ति की बातें करते हैं। राजनाथ सिंह जी, खड़ा हुआ हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ, पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी, खड़ा हुआ हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र में अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर, भारत लोकतंत्र की जननी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को इसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन को और कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेता ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है
लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उनके पार्टी में थे। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में है कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी, सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज माननीय, I would request everyone to hear in rapt silence leader of the opposition, please. सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कर रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग बढ़ गई। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से मुतालिक बीजेपी लीडर पीयूष गोयल के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कॉलेज में जमहूरियत की बात करने पर हमें गद्दार कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस सदर ने बीजेपी पर हमला किया। खड़गे ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म खुद बैरून मुल्क में ऐसी बातें कहते हैं तो वो सही है और अगर राहुल गांधी कहते हैं तो गलत हो जाती है। उन्होंने कहा कि मामला चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, बेचना बंद करो, LIC लूटना बंद करो, SBI लूटना बंद करो, बैंक लूटना बंद करो, मोदी अडानी भाई भाई।
मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई मोदी अदानी भाई देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो देश को बेचना बंद करो जनता को लूटना बंद करो जनता को लूटना बंद करो। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर यू फेल्ट ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहां जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad, but these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडेम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी, बीजेपी कह रही है कि विदेशी भूमि पर जाकर उन्होंने देश का, संसद का अपमान किया है, गरिमा गिराई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनके भाषण सुन लीजिए। उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए। बस इतना ही कहा। बीजेपी माफी मांगने की बात कर रही है राहुल गांधी से। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, सरकार की जिम्मेदारी है हाउस चलाना, बजट सेशन को चलाना, क्योंकि फाइनेंस बिल को पास करना है। बिना फाइनेंस बिल से टैक्स नहीं होता। अब वो लोग क्या करना चाहते हैं? और अगर आप ये अपमान समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, जो भी सोच वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या इस किस्म के एक्शन लेके कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आके उनको क्या सस्पेंशन करना चाहते हैं? क्या ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे लोकतंत्र के लिए? सरकार की टैक्टिक्स समझना मुझे बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि सरकार की इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउस चलना चाहिए, कि संसद चलना चाहिए। माफी नहीं मांगना चाहिए। नहीं, मैं उसे कुछ 95वें ऑस्कर सेरेमनी में पहली बार भारत को 2 अवार्ड मिले। फिल्म RRR के गाने नाटो नाटो ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। वहीं द एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ रेस से बाहर हो गई। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरी में भारत का नॉमिनेशन हुआ था। नाटो नाटो
को इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में RRR के नाटो नाटो गाने लिखने वाले चंद्रबोस और कंपोजर MM कीरवानी ने ट्रॉफी ली। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजामौली पीछे बैठे रहे। RRR का तेलुगु मीनिंग रौद्रम रानम रुद्रम और हिंदी में राइज रोर रिवोल्ट है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री चुनी गई। द एलिफेंट विस्परर्स की डायरेक्टर कार्तिकी और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अवार्ड लिया। इस दौरान सेरेमनी में मौजूद दीपिका पादुकोण काफी जज्बाती हो गई। वो सेरेमनी के प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची थी। Heartiest congratulations to both the teams and the team members. It's an unprecedented and historic moment for India. When Indian films has done extremely well at the global level, the brand India has arrived, and it is just the beginning. And I'm sure the world has started recognizing the Indian content. The best original song for Natu Natu from RRR, and the best short film, the best documentary short film for the Elephant Whisperers has clearly showcased the power of the Indian content, how it has been recognized at a global level. I can say it is just a beginning. Heartfelt congratulations to all the team members of the RRR and the Elephant Whisperer. We, from time to time, has, even during the Toronto Film Festival, premiered the RRR and Mr. Rajamouli was there. India in future also will look forward to give opportunity to the filmmakers, whether it is Cannes, Berlin or the Toronto or the international to the National International Film Festival of India at Goa, to showcase the best of the best Indian films to the world. And I think इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीत ली है। 4 मुकाबलों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ड्रॉ रहा। ऐसे में सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया कंगारुओं से लगातार 4 टेस्ट सीरीज जीतने वाली एशिया की पहली टीम बनी है। इतना ही नहीं, इंडिया ने लगातार 6ठी बार घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में अपने घर में हार का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 175 रन 2 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर की। फिर नतीजा ना निकलता देख दोनों कप्तानों ने 1 घंटा पहले ही आपसी सहमति से मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की हार के बाद इंडिया WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना 7 जून से 11 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया से होगा। पीर के रोज न्यूजीलैंड ने WTC के एक अहम मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। इसके बाद टीम इंडिया का रास्ता साफ हो गया। WTC टूर्नामेंट के टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉपर है, जबकि इंडिया ने दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जो लंदन में वाक़ ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। मेडागास्कर में माइग्रेंट से भरी बोट डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग अपना मुल्क छोड़कर फ्रांस के मयोटे आइलैंड की तरफ जा रहे थे। बोट में जुमला 47 लोग सवार थे। अथॉरिटीज के मुताबिक हादसा मेडागास्कर के अंका जोम्बोरेनो में हुआ। एक पुलिस ओहदेदार ने यह भी बताया कि जिन 23 लोगों को इस हादसे में बचाया गया वो मुजरिमाना मामले से बचने के लिए भागे थे। दरअसल अफ्रीका लगभग रोजाना कई लोग गैर कानूनी तौर से यूरोप जाने की अफ्रीका से कोशिश करते हैं। इस दौरान ये हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब सिग्नेचर बैंक को भी टेम्पररी तौर से बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था। इसके जोखिम को देखते हुए बैंक को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। जुमे के रोज इस बैंक के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली थी। सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क में एक बड़ा माली इंस्टीट्यूशन है। ये बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देता है। इस बैंक ने रेगुलेटर्स के कहने के बाद इतवार के रोज अपनी सर्विसेज बंद कर दी। रेगुलेटर का कहना है कि अगर ये बैंक खुला रहता है तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। न्यूयॉर्क स्टेट के फाइनेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट के मुताबिक फेडरल डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC ने सिग्नेचर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसके पास पिछले साल के खत्म तक $110.36 बिलियन की
जायदाद थी। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट और दीगर बैंक रेगुलेटर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक के किसी भी नुकसान का बोझ टैक्स पेयर्स को उठाना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि बैंकों के डूबने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एविएशन सेक्टर में ऐसा सैकड़ों बार हुआ होगा जब प्लेन क्रैश होने से पहले पैराशूट के जरिए पायलट या दूसरे क्रू मेंबर्स पैराशूट की मदद से बच गए हैं, लेकिन हालांकि मामला इससे अलग है। ब्राजील में हवाई सफर से जुड़ा एक ऐसा वाकया पेश आया जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही सुना गया। यहाँ एक छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट को एक पैराशूट की मदद से क्रैश होने से बचाया गया। सिंगल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में 6 मुसाफिर सवार थे। ये सभी सही सलामत हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। हादसे के वक्त एक की उम्र तो महज 3 दिन थी। इस वाकये का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के घने जंगल वाले इलाके बोलो होरिजोनेट में कुछ टूरिस्ट घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर आसमान की तरफ गई। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन चंद सेकंड में ही इस प्लेन के नीचे गिरने की रफ्तार उतनी ही तेजी से कम हो गई। प्लेन के ऊपर एक व्हाइट एंड रेड पैराशूट खुला। इसकी मजबूत डोरियों ने एयरक्राफ्ट को संभाल लिया। कुछ देर बाद ये प्लेन बहुत धीमी रफ्तार से जंगल के बीच जमीन से टकराया और थम गया। इसमें ना आग लगी और ना ही ये टूटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 28,000 फीट की ऊंचाई पर इस एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया था। ये इसलिए जानलेवा मामला था क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन वाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में एक नई तकनीक सीरीज एयरफ्रेम पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। आप इसे एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डिवाइस भी कह सकते हैं। बहुत कम हद तक की सही ये तकनीक कार में इस्तेमाल होने वाले एयरबैग कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। ब्राजील के जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वहाँ घने जंगल है। आग लगने के वाकयात भी होते रहते हैं, लिहाजा वहाँ की फायर सर्विसेज हमेशा अलर्ट रहती है। जैसे ही ये हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड की टीम एयरक्राफ्ट के पास पहुंची और 2 बच्चों समेत सभी को एयरक्राफ्ट से निकाल लिया। मुल्क में फरवरी महीने में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पर आ गई है। यह जनवरी 2023 में 6.52% और दिसंबर 2022 में 5.72% पर रही थी। 3 महीने पहले नवंबर 2022 में रिटेल महंगाई 5.88% यानी 5.88% थी। वहीं पिछले साल फरवरी में यह 6.07% रही। खाने पीने की चीज़ों के दाम कुछ कम होने से फरवरी में महंगाई की शरह में थोड़ी कमी आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी इन खाने पीने वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की होती है। बीते महीने इंटरनेशनल और घरेलू बाजार में गेहूं जैसे अशिया के भाव घटे हैं। हुकूमत ने सप्लाई भी बढ़ाई है। इसका असर भी रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा है। पंजाब की 5 किसान तंजीमें अपने मुतालिबात को लेकर पीर को एक बार फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच गई हैं। ये किसान अपने मुतालिबात को लेकर वजीर आजम के दफ्तर में मेमोरेंडम पेश करेंगे और जंतर मंतर पर मुजाहरा करेंगे। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब के करीब जमा इन किसानों के मुताबिक मरकज की तरफ से दी गई यकीन दहानियां अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो बजट इजलास के दूसरे मरहले में एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए। किसानों का कहना था कि पीर को पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करते हुए वो वजीर आजम ऑफिस जाएंगे और अपने मुतालिबात के हवाले से मेमोरेंडम सौंपेंगे। इसके बाद जंतर मंतर पर एक अलामती मुजाहरा भी मुनक्किद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने के मामले पर पीर के रोज अहम पेशरफ का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की आईनी बेंच को सौंप दिया। इस ताल्लुक से आइंदा 18 अप्रैल को समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की गई। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम जिन्स परस्तों यानी सेम सेक्स मैरिज की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन का मुतालबा किया गया। मरकज ने इस बारे में कहा कि हिंदुस्तान के फैमिली निज़ाम के खिलाफ है और इसमें कानूनी पेचीदगी भी है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को हम जिस परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने के इशू पर मुल्क भर के मुख्तलिफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सभी अर्जियों को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें अपने पास मुंतकिल कर लिया था। यहाँ काबिल जिक्र है कि 12 मार्च को हाई कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने कहा था
कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 377 के जरिए इसे कानूनी करार दिए जाने के बावजूद अर्जी दहिंदा मुल्क के कवानीन के तहत यकसन जिन्स वाली शादी के लिए बुनियादी हुकूक का दावा नहीं कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने हलफनामे में कहा कि हिंदुस्तानी अखलाकियात की बुनियाद पर ऐसी समाजी सोच और अवामी मंजूरी का इंसाफ करना और उसे नाफिज करना मुकर्ररा का काम है। हिंदुस्तानी आईनी निज़ाम कानून में किसी भी बुनियाद के बगैर मगरबी फैसलों को इस ज़िमन में दरामद नहीं किया जा सकता। तवज्जो तलब है कि 12 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी मंजूरी देने की गुजारिश से मुतालिक अर्जियों की ये कहते हुए मुखालिफत की थी कि इससे इनफरादी कवानीन और काबिल कबूल समाजी इक़दार में तवाज़ुन मुतासिर होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी, शफाफियत, अज़्म और उजलत पसंदी के उसूलों पर अमल करते हुए कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ काम करना चाहिए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने पीर को राष्ट्रपति भवन में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 124वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती सिविल सर्विसेज अफसरान से मुलाकात की। अफसरों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तरक्की और शमूलियत पर मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान में एक मजबूत शिराकती जमहूरियत और मुतहरिक कसीरुल जमाती निज़ाम है, जहां मुंतखब नुमाइंदों के जरिए शहरियों की उम्मीदों और ख्वाहिशात का इजहार किया जाता है। बिरला ने बैन पार्लिमानी यूनियन की 146वीं असम्बली में पुरअमन, बकाए बहामी और जामे माशरों को फ़रोग़, अदम बर्दाश्त के खिलाफ जदोजहद के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अरकान को लोकसभा में अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी है। उन्होंने तमाम आलमी उमूर को पुरअमन और बातचीत के जरिए हल करने वाले हिंदुस्तान के देरेना नुक्ते नज़र का अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी पार्लियामेंट ने हमेशा माहौलियाती तब्दीली, सनफ़ी मसावत, पायदार तरक्की और कोविड-19 वबा जैसे मुआसिर आलमी चैलेंजों पर वसी और बामायने बहस और तबादला ख्याल किया है। हमारा संविधान दुनिया के अंदर समता न्याय का सिद्धांत वाला संविधान है। हमें अपनी का तो देख रहे हो, लड़ाई मची पड़ी है। बीजेपी में अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है। आपके लिए थोड़ी लड़ रही है। सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी आपके लिए भी लड़ रही है। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी। कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात से पहले लाउड स्पीकर को लेकर कर्नाटका के साबिक डिप्टी सीएम और बीजेपी कायद केएस ईश्वरप्पा ने मुतनाज़िया बयान दिया। बेंगलुरु में पीर के रोज ईश्वरप्पा ने कहा कि क्या अल्लाह बहरा है? नौज़बिल्ला, जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है। अज़ान की आवाज़ से उसने कहा कि उसे सर में दर्द होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वरप्पा एक मीटिंग को खिताब कर रहे थे, तभी पास की मस्जिद से अजान शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं ये अजान मुझे सिर दर्द देती है। नाजरीन, इस आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।